के बारे में बात करेंगे और उसके बाद जो मौजूदा समय में हालात देश के हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। आज महाराष्ट्र में मुंबई में जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, वहाँ जो अडानी ग्रुप ने अडानी एयरपोर्ट का बोर्ड लगाया था, उसको शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने, शिवसेना के लोगों ने उखाड़ने का काम किया। और जो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के नाम से शिवसेना के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार है और कार्यकर्ताओं ने शिवसेना के जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अडानी एयरपोर्ट के बोर्ड को उखाड़कर एक संदेश दिया है, वो कई मायनों में महत्वपूर्ण और अहम है। महाराष्ट्र से या मुंबई से न केवल अडानी ग्रुप के बोर्ड को उखाड़ा गया, बल्कि शिवसेना के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार महाराष्ट्र में थी उसको भी इसी तर्ज पर उखाड़ा गया। और अगर देश के राजनीतिक परिवेश में, राजनीतिक माहौल में इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो इसके क्या मायने हैं और आने वाला समय देश की राजनीतिक व्यवस्थाओं का और सत्ता का किस ओर इशारा कर रहा है और क्या संकेत देश से मिल रहे हैं। क्या जो देश में मौजूदा समय में प्रधानमंत्री या कहें प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी और उनके राजनीतिक स्ट्रैटेजिस्ट, राजनीतिक रणनीतिकार या कहें जिनको आधुनिक भारत का मौजूदा समय के राजनीतिक हालातों में चाणक्य लोग कहते हैं, अमित शाह, उनका जो मैजिक था, उनका जो राजनीतिक रूप से चारम और जादू इस देश के वोटरों के सर चढ़कर बोलता है, क्या वो कम हो रहा है? और देश के राजनीतिक हालात कैसे सीधे तौर पर मुंबई एयरपोर्ट से अडानी ग्रुप के उस बोर्ड जिस पर छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जगह अडानी एयरपोर्ट का बोर्ड लगाया गया था, उसको उखाड़कर क्या संदेश सीधे तौर पर देश की आवाम को देने का प्रयास किया गया और क्या संदेश देश की आवाम को इस घटनाक्रम से लेना चाहिए। क्योंकि जुलाई में अडानी ग्रुप ने ओवरटेक किया था इस बम्बई के एयरपोर्ट को और इसके बाद यहाँ जो अडानी एयरपोर्ट का बोर्ड लगा था उसको उखाड़ने का काम किया गया। मुंबई एयरपोर्ट से देश की राजनीति में, देश की व्यवस्था में एक सीधा संकेत मिलता है। और अगर हम बात करें 2014 में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी और जो रणनीति उन्होंने चुनाव जीतने के लिए देश में अपनाई, जो सबसे ज़्यादा चरम पर, सबसे ज़्यादा सर चढ़कर इस देश के लोगों के बोली, वो 2019 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी को इस देश की लोकसभा में 303 सीटें मिली। क्या 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जो चरम पर पहुंच गई थी, क्या वो जादू इस देश की आवाम पर, इस देश के वोटर पर खत्म होता नजर आ रहा है? क्या जो कांग्रेस मुक्त भारत
की बात कर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी, पूरे प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का एक अभियान एक तरह से चलाया गया, वो विफल होता नज़र मौजूदा समय के जो हालात हैं उनमें आ रहा है। अगर हम राजनीतिक परिदृश्य जो प्रदेशों के चुनावों से सामने उभर कर आ रहा है उसकी बात करें तो सीधे तौर पर न केवल प्रधान सेवक या प्रधानमंत्री कहें नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम होती नजर आ रही है, बल्कि अमित शाह की जो रणनीति थी चुनावों को लेकर वो भी सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कमज़ोर, उसका जादू, उसकी पकड़ होती नजर आ रही है। प्रदेशों में जो चुनाव हुए अगर उसका सिलसिलेवार ब्यौरा देखा जाए, जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात की गई थी, अगर उसकी मौजूदा समय में परिस्थितियां देखी जाए तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि लोकप्रियता प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की कम हो रही है और अमित शाह की जो रणनीति है वो भी भारत में कहीं ना कहीं कमज़ोर नज़र होती आ रही है। और भारत के वोटर जो इस देश के हैं, जो सरकार बनाने का काम करते हैं और सरकार बिगाड़ने का भी काम अपने मत के अधिकार के माध्यम से कर सकते हैं, वहाँ नज़र आ रही है। अगर हम जो शुरुआत महाराष्ट्र से अडानी एयरपोर्ट के बोर्ड को हटाने से हुई उसकी बात करें तो जब महाराष्ट्र में प्रदेश सरकार के लिए चुनाव थे तो वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे वो मैं कहूँगा ओवर कॉन्फिडेंस थे, आत्मविश्वास, बल्कि आत्मविश्वास से भी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस से लबालब थे। और ये कहा जा रहा था कि विपक्षी नेताओं की लाइन भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के और दिल्ली के कार्यालय के सामने लगी है और वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुनाव की वैतरणी पार करने के लिए खड़े हैं। और यहां तक कहा गया कि जो भारतीय जनता पार्टी के पास दाग मिटाने की वॉशिंग मशीन है, किसी भी विपक्ष के नेता को उसमें डालेंगे, पाक साफ बनाएंगे और चुनाव में उतार देंगे और चुनाव जीत जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र के जो चुनाव परिणाम इस ओवर कॉन्फिडेंस, इस जरूरत से ज़्यादा विश्वास के बाद सामने आए, उन्होंने इशारा कर दिया कि देश में राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं और एक पुराने सहयोगी शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। लेकिन प्रचार का और जो सरकारों को अपदस्थ करने का कार्यक्रम केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार के नेताओं के माध्यम से चलता है, वो महाराष्ट्र में एक लंबे समय तक चलता रहा। और आप सब ने देखा कि प्रचार के न केवल हथकंडों के माध्यम से, बल्कि मैं कहूँगा कि दुष्प्रचार के माध्यम से मीडिया के और आईटी सेल के हर एक तरह से प्रहार किया गया और ये विश्लेषण और ये तबसरे पेश किए गए कि जो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जो शिवसेना के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार है वो 2 दिन की मेहमान है, वो टूट जाएगी। लेकिन सरकार स्थिरता के साथ और मजबूती के साथ न केवल अच्छा काम कर रही है बल्कि एक बेहतर विकल्प सीधे तौर पर महाराष्ट्र में साबित हुई है। और राजनीतिक समीकरण बदलने की और इशारा महाराष्ट्र के चुनाव ने और महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी की सरकार ने देश की आवाम के सामने पेश किया। और सीधे तौर पर वो गठबंधन और वो चुनाव परिणाम जैसे हमने आज बताया
कि अडानी एयरपोर्ट के बोर्ड को हटाया गया, वो सीधे तौर पर राजनीतिक समीकरणों, बदलते राजनीतिक समीकरणों की ओर भी इशारा कर रहा है। महाराष्ट्र के बाद अगर बात करें तो दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में है, जब दिल्ली में चुनाव हुए, पूरी सरकार की ताकत और पूरी भारतीय जनता पार्टी की, जो अपने आप को देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करती है, दिल्ली के चुनावों में झोंक दी गई। धर्म मजहब से लेकर हर एक तरह के हथकंडे चुनाव जीतने के लिए अपनाए गए। प्रचार से लेकर आईटी सेल के माध्यम से हिंदू मुस्लिम, और दिल्ली के चुनाव को लेकर वो जो मर्यादा को भंग किया गया, जहां कहा गया था देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये स्टेज से कहा गया था, काफ़ी है इस और इशारा करने के लिए कि कैसे धर्म के आधार पर, जाति और मजहब के आधार पर ध्रुवीयकरण के माध्यम से भी, पोलराइजेशन के माध्यम से भी चुनाव जीतने के हथकंडे दिल्ली के चुनाव में अपनाए गए। लेकिन परिणाम सीधे तौर पर महाराष्ट्र की तरह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आए और प्रधानमंत्री या प्रधान सेवक की लोकप्रियता को दिल्ली के लोगों ने नकारा और चाणक्य की रणनीति को भी उन्होंने विफल करने का काम किया, जिसका श्रेय दिल्ली के वोटरों को ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व को भी सीधे तौर पर जाता है। दिल्ली के चुनाव के बाद अगर बात करें पश्चिमी बंगाल की, पश्चिमी बंगाल के चुनाव की दास्तां, वहां क्या हथकंडे अपनाए गए और कैसे साम दाम दंड भेद, केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल, प्रचार के माध्यमों का इस्तेमाल, जब देश की राष्ट्रीय मीडिया तबसरों के माध्यम से, विश्लेषणों के माध्यम से 3 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से सरकार बनाता दिखा रही थी, समीकरण प्रदेश के ऐसे दिखाए जा रहे थे कि टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया, भाई भतीजावाद के नाम पर अभिषेक बनर्जी पर अटैक किया गया, धर्म के नाम पर हिंसा का जो तांडव बंगाल ने देखा, पश्चिमी बंगाल ने देखा, उसका शायद कोई दूसरा उदाहरण इस देश के इतिहास में हो। लेकिन दीदी और दीदी और जय श्री राम के सहारे चुनाव की नैया वहां भी भारतीय जनता पार्टी की पार नहीं हुई और सीधे तौर पर ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को उस चुनाव में, जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक ने, मोदी शाह की जोड़ी ने न केवल बंगाल जीतने के लिए बल्कि ममता बनर्जी के राजनीतिक कैरियर को और टीएमसी को ख़त्म करने के लिए, ख़त्म करने के उद्देश्य से, लक्ष्य से सीधे तौर पर लड़ा था। ये परिस्थितियां, उस चुनाव की माहौल, उस चुनाव का हालात, जो समय किए गए, जो हमले किए गए, वैचारिक कटाक्ष किए गए, वो सीधे तौर पर काफ़ी हैं ये दिखाने के लिए कि ये चुनाव पश्चिमी बंगाल की जीत के साथ साथ ममता बनर्जी के राजनीतिक कैरियर को ख़त्म करने की लड़ाई था। लेकिन वो चुनाव टीएमसी जीती, ममता बनर्जी जीती और सीधे तौर पर मोदी शाह की जोड़ी न केवल वो चुनाव हारी बल्कि उनकी लोकप्रियता और उनकी रणनीति को भी इस देश की आवाम ने पश्चिमी बंगाल में नकारने का काम किया, और जिसका सीधे तौर पर संकेत और परिणाम सामने उभर कर ये आए
कि भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक ने, उनके विचारकों ने ये विचार करना शुरू कर दिया कि हर एक प्रदेश के चुनाव में प्रधानमंत्री के चेहरे को आगे कर उनके नाम पर चुनाव लड़ना ठीक नहीं है, पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो वो जो हार का ठीकरा उनके सर फोड़ा जाएगा, वो सीधे तौर पर भी लोकसभा के चुनावों में भी नुकसानदायक होगा। यहां तक का विश्लेषण करने की खबरें सामने आई। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ और ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस चुनाव जीती, तो पश्चिमी बंगाल के समीकरण बड़े मज़ेदार रूप से बदलते हुए नजर आए और मुकुल राय जैसे लोगों ने दोबारा टीएमसी का रुख किया और अनेक लोगों ने टीएमसी में वापसी की और भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव में जाने के अपने फैसले को गलत बताया, भूल बताया और दोबारा तृणमूल कांग्रेस में गए, जो सीधे तौर पर पश्चिमी बंगाल का चुनाव, महाराष्ट्र, दिल्ली और उसके बाद पश्चिमी बंगाल का चुनाव ये बताने के लिए काफ़ी है कि लोकप्रियता प्रधान सेवक की घट रही है। रणनीति अमित शाह की फेल सीधे तौर पर होती नजर आ रही है। तमिलनाडु में क्या हुआ, केरला में क्या हुआ, वहां भी सीधे तौर पर यह जादू इस देश के वोटर के, इस देश के मतदाता के सर चढ़कर नहीं बोला। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाले नेताओं और भारतीय जनता पार्टी की अगर प्रदेश सरकारों में बात करें तो पंजाब में सीधे तौर पर गठबंधन होने के बाद भी हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस की सरकार बनी। पंजाब के बाद अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन सरकार के खिलाफ हरियाणा के लोगों ने जनादेश दिया था और यह सरकार गठबंधन की हरियाणा में है, जो दुष्यंत चौटाला और आजाद विधायक हरियाणा से चुनकर आए और सीधे तौर पर कोई कहने की जरूरत नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार के खिलाफ इन लोगों को हरियाणा प्रदेश के मतदाता ने वोट दिया था, मत दिया था और 87 पार के नारे के माध्यम से जो प्रचार का चक्रव्यूह हरियाणा में रचा था, उस सब के बावजूद इंडियन नेशनल लोकदल की चुनाव के ऐन दौरान, चुनाव से बिल्कुल पहले आपसी फूट के हालातों के बीच, जहां अनेक इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का रुख किया, उन हालातों में भी प्रचार तंत्र के माध्यम से हर हथकंडा मैं कहूंगा, उसके बावजूद भी हरियाणा में सरकार नहीं बनी। जो सरकार है वो आज़ाद विधायक और दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी के सहयोग और गठबंधन से है। हरियाणा में आज के समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, हरियाणा के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान दिया था, मत किया था और उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए वोट हरियाणा के लोगों ने की थी। अब बात अगर राजस्थान की करें तो राजस्थान में भी सीधे तौर पर जो जनमत था वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ था और भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन दल बदल का जो खेल हुआ और जो परिस्थितियां राजस्थान की हुई, जोड़ तोड़ और कैसे सरकार वहां कांग्रेस की तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने बनाने के प्रयास किए, वो किसी से छिपा नहीं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, वहां जोड़ तोड़ के माध्यम से सरकार बनाई गई और कांग्रेस कूटनीतिक रूप से विफल रही मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बचाने से। लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान के दोनों प्रदेशों में
सरकारें कांग्रेस की बनी थी, जिस कांग्रेस मुक्त भारत की भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करते थे, नारा देते थे, और सीधे तौर पर यह भी मोदी शाह की जोड़ी का जो चार्म था, जो जादू था, उसके कम होने की तरफ, उसके ख़त्म होने की तरफ इशारा करता है। अब बात अगर उत्तर प्रदेश की करें, क्योंकि भावी चुनाव हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के चुनावों के मद्देनज़र तैयारियां भी, रैलियां भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश में शुरू कर दी गई। लेकिन क्या मौजूदा समय में जो हालात हैं, कोविड के बाद उत्तर प्रदेश में जो हालात पैदा हुए, जो सरकार विफल हुई, क्या उसको दोबारा उत्तर प्रदेश के लोग जो पहले जनादेश दिया था, 403 सीटों में से 325 सीटें, आपको लगता है दोबारा देंगे? जब वायदा उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान मंच से प्रधानमंत्री ने किया था कि पहली कलम से उत्तर प्रदेश के किसानों के कर्ज माफ होंगे, उन किसानों को सरकारी खरीद में हिस्सेदारी नहीं मिलती, गन्ने की करोड़ों रुपए की बकाया पेमेंट इस कोविड महामारी के दौरान, जब किसान मजदूर एक एक पैसे के लिए मोहताज था, उसको ज़रूरत थी, वो नहीं मिलते। क्या इन हालातों में दोबारा जो 325 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी हासिल कर पाएगी? क्या किसान आंदोलन और जो खबरें पीछे उभर कर सामने आई कि जो योगी और मोदी के बीच मतभेद हैं, उन हालातों में क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बन पाएगी? क्या किसान आंदोलन, जो उत्तर प्रदेश का किसान दिल्ली की सीमाओं पर, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठा है, लखनऊ में महापंचायत करने का, जनसभाएं करने का और लखनऊ को दिल्ली बनाने की बात करता है, और अपने गन्ने की बकाया के लिए दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर है, क्या वो किसान दोबारा भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा? क्या वो मजदूर, क्या वो बेरोजगार, क्या वो युवा जिसको स्वप्न दिखाए गए थे, दोबारा इनके साथ आएगा? ये उत्तर प्रदेश के हालातों पर जब विशेषकर चर्चा करेंगे जिस वीडियो ब्लॉग में, उस समय वहां के सभी पहलुओं पर डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो ब्लॉग में सीधे तौर पर अगर मैं कहूं तो उत्तर प्रदेश में जो पहले इन लोगों ने हासिल किया 325 सीटें, वो दोबारा आंकड़ा ये छूते नजर नहीं आ रहे, और सरकार बनती सीधे तौर पर इनकी नजर नहीं आ रही। और अगर इन प्रदेशों में सरकार, जिनका हमने जिक्र किया, महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी बंगाल, तो क्या केंद्र में सरकार ये लोग बना पाएंगे? क्या नियत और नीति इनको बदलने की जरूरत है? क्या केवल प्रचार तंत्र के माध्यम से, केवल आईटी सेल के फेसबुक और व्हाट्सएप के प्रचार के माध्यम से ही इस देश के वोटर को रोजगार के मुद्दे से, स्वास्थ्य के मुद्दे से, शिक्षा के मुद्दे से, उसकी फसलों की कीमत के मुद्दे से भटकाकर ये लोग सत्ता में आ पाएंगे? अगर इनके प्रचार की बात करें तो किसान आंदोलन के खिलाफ दुष्प्रचार का न केवल राष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से बल्कि अपने आईटी सेल के माध्यम से इन्होंने हर एक हथकंडा अपनाया। लेकिन किसान आंदोलन से जुड़े लोगों ने, युवाओं ने खासकर, इनके प्रचार तंत्र की भी कमर तोड़ने का काम किया, उसका मुकाबला डटकर किया,
और उसका जो लक्ष्य था किसान आंदोलन को कमजोर करना, दो फाड़ करना, भय और भ्रम की स्थिति पैदा करना, उसमें ये कामयाब नहीं हुए। और सीधे तौर पर अगर किसान इनके प्रचार तंत्र का, इनके आईटी सेल का मुकाबला कर सकता है, तो उत्तर प्रदेश में जो इनके मुकाबले में लोग हैं या केंद्र के चुनावों में सीधे तौर पर जो लोकसभा के लिए होंगे, कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी होंगे, वो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अगर वो डटकर मनोबल के साथ, मजबूती के साथ मैदान में उतरते हैं तो निश्चित तौर पर परिणाम बदलते नजर आएंगे। लेकिन आज की इस परिचर्चा में, आज के इस विश्लेषण में हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि देश के प्रदेशों के चुनाव में जो समीकरण उभर कर सामने आ रहे हैं, जो इनके कॉन्फिडेंस को, ओवर कॉन्फिडेंस को, प्रचार तंत्र को, आईटी सेल को, सोशल मीडिया को, हर एक तरह के इनके हथकंडों को प्रदेशों के चुनावों में तोड़ने में कामयाब रही प्रदेशों की सरकारें, क्षेत्रीय राजनीतिक दल और नेता और सरकारें इनके खिलाफ जाकर बनाने में कामयाब रहे, तो निश्चित तौर पर जो 2019 में चरम पर था, लोकप्रियता थी चरम पर मोदी की, और जो रणनीति के चर्चे होते थे वो कमज़ोर, उसकी पकड़ देश के मतदाताओं पर, वोटरों पर होती नजर आ रही है। और समीकरण छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अडानी के बोर्ड को उखाड़ने से कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस देश की सत्ता से, प्रदेशों की सत्ता से उखाड़ने के संकेतों की ओर तो इशारा नहीं करते, क्योंकि इन लोगों के कॉरपोरेट घरानों के साथ जो संबंध हैं और जो फंडिंग के माध्यम से पॉलिटिकल फंडिंग इनको चुनावों के लिए होती है, जो बेतहाशा और अंधाधुंध पैसा प्रचार पर और चुनावों पर ये लोग खर्च करते हैं, वो सीधे तौर पर, ये क्या, वो तो कोई भी राजनीतिक दल है, कॉरपोरेट घरानों से उसको मिलता है, बड़े उद्योगपतियों से मिलता है। क्या महाराष्ट्र से शिवसेना ने अडानी एयरपोर्ट के बोर्ड को उखाड़कर एक संदेश दिया कि देश की राजनीति एक बदलाव की ओर इशारा कर रही है? आप सोचिए, विचार कीजिए ये निर्णय कि क्या ये लोकप्रियता कम हो रही है, क्या राजनीतिक समीकरण देश के बदलते हुए नजर आ रहे हैं, क्या रणनीति और जादू जो लोगों के, वोटर के, मतदाताओं के सर चढ़कर बोलता था वो खत्म हो गया? ये विचार, ये निर्णय आपके ऊपर छोड़ते हैं। आज के इस वीडियो ब्लॉग में इतना ही। आपसे विदा लेंगे एक आग्रह के साथ कि अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का आपसे आग्रह है। अगर मुद्दा और चर्चा पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें अगर आपको वीडियो और मुद्दा पसंद आए। आज के इस वीडियो ब्लॉग में इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।